बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बच गए थे जो एलपी में शामिल हैं और आपकी एक्सरसाइज 4.4 में है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे पहले कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए, बी एंड सी। इसके दो पार्ट्स थे एएलपी में, बी और सी। तो मैंने पार्ट सी यहाँ पे किया, बी आप होमवर्क में कर लें। असल में जो पार्ट 1 है ना उसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन वो आपके एएलपी में शामिल नहीं है, तो ये तो सीधे क्वेश्चन है दोनों। हाँ, थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है। देखें एंगल लाइंस के दरमियान कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले थ्योरम देखें, ये आपकी बुक में मौजूद है। लेट L1 एंड L2 बी टू नॉन वर्टिकल लाइंस सच दैट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो if m1 and m2 are slopes of line 1 and line 2 respectively, then the angle from line 1 to line 2 is given by this। ये जो थीटा है ये निकलेगा tan इनवर्स ऑफ दिस, एंगल निकल आएगा। तो यहाँ कुछ बातें हैं अहम जिन पर गौर करना है आपने कि जो हमें लाइंस के दरमियान एंगल निकालने के लिए देखें उनकी स्लोप्स की ज़रूरत है। पहली बात ये नोट करें। दूसरी बात ये देखें कि लाइन 1 से लाइन 2 तक जब एंगल मेजर किया जा रहा है तो यहाँ m2 पहले आ रहा है और m1 बाद में आ रहा है, उलट तरतीब होगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इधर से कुछ डिडक्शंस भी की जा सकती हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हों फॉर एग्जांपल, तो ज़ाहिर है आपको पता है फिर इनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा, तो tan ऑफ ज़ीरो जो है वो आपको पता है कि ज़ीरो होता है, तो tan ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, 1 + m1 m2 ज़ीरो हो जाएगा, m2 - m1। तो यहाँ से देखें m2 और m1 इक्वल आ रहे हैं और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती हैं, तो देखें यहाँ से भी ये चीज़ वेरीफाई हो रही है। तो अब देखें नेक्स्ट, जो अगर परपेंडिकुलर हों लाइंस तो उस सूरत में ये अनडिफाइंड होगा, ये नीचे वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो होगा, यानी 1 + m1 m2। तो जब परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो दरमियान एंगल 90 होगा, तो 90 पे ये tan अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये नीचे वाला फैक्टर यानी ज़ीरो होगा, तो m1 m2 जो है वो -1 आएगा। ये आपको बताया था कि लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। देखें सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दी गई है कि इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं ट्रायंगल के, उसके वर्टिसेस यानी कोने हमें दिए गए हैं ए, बी और सी। यहाँ थोड़ी सी अपनी एहतियात करनी है। एक तो इस बात की कि लाइन 1 से लाइन 2 तक एंगल फाइंड करें तो m2 - m1 आता है, उलट तरतीब। और आपको ये भी पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी उसमें ये बात हमने सीखी थी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स जो मेजर किए जाएँ वो पॉजिटिव होते हैं और क्लॉकवाइज एंगल जो हैं वो अगर उनको क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो नेगेटिव कंसिडर होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना इनमें आपने ख्याल ये रखना है कि ये ना इनका एहतियात से बनाना है आपने कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। बिलफर्ज से देखें ए जो है इसके में एक्स पॉजिटिव है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है और वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो ऐसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ए मेरा यहाँ पे आएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ ए, और बी जो है रफली बना रहे हैं जस्ट क्वाड्रेंट का ख्याल रखते हुए बी जो है -4 - 3x भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट है। और सी में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, ये यहाँ पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखें यहाँ से ट्रायंगल बना लेंगे हम इन तीनों को मिला के कि ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ये हमारी ट्रायंगल है। तो इसमें ए बी की स्लोप को हम बिलफर्ज m1 कह लेते हैं, बी सी की स्लोप को m2 कह लेंगे और सी ए की स्लोप को m3 कह लेंगे। ये आपने लिख लेना है कि लेट m1 m2 m3 बी द स्लोप्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। और एंगल्स पे देखें आप ज़रा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं एंगल एक ये बनेगा, इसको θ1 कह लेते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये देखें θ1, ये θ2 कह लेते हैं इसको, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज θ3। ये एहतियात से देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल सी ए से और
लाइन 1 से लाइन 2 तक स्टार्ट हो तो स्लोप्स की तरतीब यहाँ पे फार्मूले में उलट आती हैं, m1 माइनस m3 आएगा, इसका ख्याल रखना। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्लोप्स फाइंड करते हैं ना। तो m1 जो है ना वो हम कह लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी को। तो ए बी की स्लोप को हमने m1 का, अब ए बी की स्लोप यहाँ से आसानी से निकाली जा सकती है, y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 2, ये आ रहा है 2 बाई माइनस 6 यानी माइनस का 1/3। फिर m2 देखें यानी स्लोप ऑफ बी सी, तो वो कितनी आएगी, अब ये x1 y1 और ये x2 y2 होंगे, तो y2 माइनस y1 5 माइनस माइनस 3 ओवर माइनस 1 माइनस माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4, तो ये आ रहा है 8/3 पॉजिटिव। और m3 जो है वो है स्लोप ऑफ सी ए बिलफर्स या ए सी लिख लें, आपकी मर्जी है। 5 माइनस माइनस 5 तो 5 प्लस 5 ओवर माइनस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 10/3। तो देखिए हमने स्लोप्स फाइंड कर ली। अब क्या करते हैं कि लेट थीटा 1, ये थीटा 1 फर्स्ट एंगल जो है बी द एंगल एट वर्टेक्स ए, या लेट थीटा 1 बी द एंगल बिटवीन द साइड्स सी ए एंड ए बी। तो थीटा 1 कैसे निकलेगा, बहुत एहतियात से देखें, इसी फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, चलिए tan थीटा लिख लेते हैं, आखिर में इन्वर्स बना लेंगे। tan थीटा 1 इज इक्वल टू, ये गौर से देखें एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसकी डायरेक्शन ली है, और ये स्टार्ट हो रहा है उस लाइन से जिसकी स्लोप m3 है और ख़त्म हो रहा है उस लाइन पे जिसकी स्लोप m1 है। तो अगर लाइन 1 से लाइन 2 तक हमने एंगल फाइंड करना हो, लाइन 1 की स्लोप m1 है, लाइन 2 की स्लोप m2 है, तो फार्मूला m2 माइनस m1 होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। तो अब देखें ये बाद वाली लाइन है, यहाँ से शुरू हो रहा है एंगल, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो m1 माइनस m3 होगा, m1 माइनस m3। बस इसमें यही ख़ास बात है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने, ओवर 1 प्लस m1 m3। तो m1 की वैल्यू है माइनस 1/3 और m3 की वैल्यू माइनस 10/3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर 1 प्लस m1 और m3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है पॉजिटिव 10/9। तो इनके एलसीएम लेते हैं, ऊपर देखें माइनस 1 प्लस 10 माइनस 9/3 और नहीं माइनस, ये प्लस का 10 है ना, तो ये प्लस का 9/3 और नीचे 9 प्लस 10 19/9 आ रहा है। तो ये 9/3 तो आपको पता है 3 होता है, तो ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 27/19 ये वैल्यू आ रही है tan थीटा 1 की। तो यहाँ से थीटा 1 कितना आ जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 27/19। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो यहाँ से देखते हैं tan इनवर्स निकालना है हमने 27/19 का, तो 27 डिवाइडेड बाय 19 ये आ गया, और इसका शिफ्ट tan इनवर्स ले लेते हैं। तो देखें 54.87 लिख लेते हैं, 54.87 आ रहा है इसका एंगल डिग्रीज में, 54.87 डिग्रीज। ये हमने थीटा 1 एंगल फाइंड कर लिया। इसी तरह जो थीटा 2 एंगल है वो ए बी साइड से स्टार्ट हो रहा है, यानी उस लाइन से स्टार्ट हो रहा है जिसकी स्लोप m1 है, और एंड हो रहा है बी सी वाली लाइन पे जिसकी स्लोप m2 है। तो जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो m2 माइनस m1 लिखेंगे। देखें ऑल्सो tan थीटा 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से शुरू होगा m2 माइनस m1, उलट तरतीब m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1 लिख लें या m1 m2 लिख लें आपके पास। तो m2 देखें कितना है 8/3 और माइनस m1 जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 ओवर 1। अब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1/3 जब 8/3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8/9 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 8 प्लस 1 9/3, 9/3 आपको पता है 3 होता है, और नीचे एलसीएम लें तो 9 माइनस 8/9 यानी 1/9 आ रहा है।
तो 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 27। ये देखिए ये पॉजिटिव आ रहे हैं, जहाँ पे नेगेटिव आता है ना एक्चुअली वो ज़रा टेक्निकल होते हैं, उनको फिर सप्लीमेंट्री एंगल उनको कंसिडर किया जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है ना, तो खैर वो आपके ALP में शामिल नहीं है, आपके ये सिंपल क्वेश्चन आप देखें इनको। तो θ2 यहाँ से क्या आ जाएगा, ये tan θ2 की वैल्यू आई है ना 27, तो θ2 आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 27। तो tan इनवर्स ऑफ 27 भी देख लेते हैं कि कितना होता है। 27 का लेना है आपको, 27 का tan इनवर्स, तो ये आ रहा है 87.88 ले लेते हैं, 87 राउंड ऑफ करके ना 88 डिग्रीज। तो ये देखें ये दूसरा आ गया। तीसरा एंगल अगर आप इसी मेथड से फाइंड करना चाहें तो देखें ये M2 से स्टार्ट हो रहा है एंगल और M3 की तरफ ख़त्म हो रहा है। ये डायरेक्शन कैसे लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो है अगर इस टेक्निक से फाइंड करना है तो फार्मूला बनेगा M3 - M2 ओवर 1 + M3 M2। लेकिन आपको पता है कि जो प्लेन ट्रायंगल्स हैं उनमें इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज होता है, तो उसके ज़रिए भी निकल सकता है। नाउ हम क्या करते हैं, तो आसान कर लेते हैं ना काम कि θ1 + θ2 + θ3, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल हैं ना, इंटीरियर एंगल्स प्लेन ट्रायंगल के, ये 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम θ3 फाइंड कर लेंगे। θ3 कैसे आएगा, 180 डिग्री माइनस θ1। θ1 की वैल्यू ये थी 5487 और माइनस 87.88। तो हमारे पास जो θ3 है वो यहाँ से निकल आएगा हमारे पास, तो फाइंड कर लेते हैं। 180 माइनस 54.87 और माइनस 87.88, तो ये आंसर है 37.25 डिग्रीज। तो ये देखिए हमने ये फर्स्ट एंगल यानी वर्टेक्स ए पे जो एंगल आ रहा था, ये वर्टेक्स बी वाला एंगल और ये वर्टेक्स सी वाला एंगल, तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके LP में वो है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर दीज लाइंस। अब ये 3 लाइंस हैं और ये साइड्स हैं ट्रायंगल की, और हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन जो है ना, उसके लिए रिजल्ट देखें। इफ़ ए जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, b x2 y2 c x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के हमें वर्टिसेस मालूम होनी चाहिए। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन ABC इज कितना होगा, हाफ ऑफ x1 y1, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, साथ 1, फिर x2 y2 1 और x3 y3 1। तो हमें तो यहाँ पे साइड्स दी हुई हैं, वो भी लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखें इसको हम करते हैं सॉल्व। सॉरी थोड़ा जूम हो गया। तो देखें इसमें ऐसे करते हैं कि ये 3 लाइन्स है ना, एक को लाइन 1 कह लेते हैं। लाइन 1 जो है वो है 7x - y - 10 = 0, और इसका नाम इक्वेशन 1 रख लेते हैं ताकि बाद में हमें ये ज़रूरत भी पड़ेगी। लाइन 2 जो है वो है 10x + y - 41 = 0, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। और जो लाइन 3 है उसकी इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y + 3 = 0। तो अब देखें बिलफर्ज ना एंगल तो नहीं फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना बस, फिर खैर है। बिलफर्ज ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। हमने क्या करना है, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइन 1 इसको ले लेते हैं और इसको बिलफर्ज हम लाइन 2 ले लेते हैं और इसको लाइन 3 ले लेते हैं ना। तो हमने ना ये ट्रायंगुलर रीजन के वर्टिसेस जो है ना, ये और ये फाइंड करने हैं। जब हमें ये कोने पता चल गए ना, वर्टिसेस पता चल गए, तो फिर ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। लाइन 1 का लाइन 2 के साथ ये इंटरसेक्शन आएगी, फिर लाइन 2 की लाइन 3 के साथ ये इंटरसेक्शन आएगी, और लाइन 3 और लाइन 1 की इंटरसेक्शन जो है यहाँ से आ जाएगी। A, B और C हमें मिल जाएंगे और हम पे फार्मूला लगा लेंगे। तो पहले इन दो को सॉल्व करते हैं ना।
उसके लिए क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2 ऐड ही करेंगे। देखें y कैंसिल हो रहा है तो ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो 7x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 और 10x प्लस वाई माइनस 41 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो रहा है, 10 और 7 17x, ये कितने हो जाएंगे माइनस 51 इक्वल टू 0। अब 17 3 से 51 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई 3। इसको चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, चाहे तो 2 में पुट करते हैं, हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पुट करते हैं, इसको 1 में पुट कर लेते हैं। तो 7 3 ज़ा 21 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 7 3 ज़ा 21 माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y को राइट पे शिफ्ट करते हैं, y की वैल्यू आ गई 11, 21 माइनस 10। तो ये देखें लाइन 1 और लाइन 2 की जो इंटरसेक्शन है, लाइन 1 और लाइन 2 की इंटरसेक्शन वो ये है। इसको हम चलें वर्टेक्स ए कह देते हैं। वर्टेक्स ए जो है कितना आ गया 3 और 11, यहाँ से 3 और 11 आ गया। फिर इसी तरह से अब क्या करते हैं, इन दो को सॉल्व करते हैं, लाइन 2 और लाइन 3 को। तो यहाँ पे देखें कोफिशिएंट ना x के भी सेम नहीं है, y के भी सेम नहीं है। तो इक्वेशन 2 को ना अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो 2y बन जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन नंबर 3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 20x प्लस 2y माइनस 41 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 है 3x प्लस 2y प्लस 3, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, 20x 2y और 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 82 बनेगा, ये 82 इक्वल्स टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है मैंने, तो साइन चेंज होंगे ज़ाहिर है, यहाँ से भी साइन चेंज होंगे और यहाँ से भी साइन चेंज, ये देखें कैंसिल हो रहे हैं। 20 माइनस 3 जो है वो बन जाएगा 17x और माइनस का 82 और माइनस 3 ये बन जाएंगे माइनस 85 इक्वल टू 0। तो 17 5 से 85 होते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। इसको जो जिन इक्वेशंस को हम सॉल्व करें ना 2 और 3 को, उनमें से किसी में भी पुट करते हैं, 3 में पुट कर लेते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स ज़रा छोटे हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या बनेगा 3 5 ज़ा 15 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 है, ये थर्ड वाली। तो 2y इज इक्वल 15 और 3 18 हो गई माइनस 18, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 9। तो देखें यहाँ से हमें सेकंड वर्टेक्स मिल गया, लाइन 2 और लाइन 3 की इंटरसेक्शन, इसको b कह लेते हैं। तो b कितना आ रहा है हमारा 5 और माइनस 9, देख रहे हैं, तो 5 और माइनस 9 ये भी आ गया। अब क्या करते हैं, अब लाइन 1, ये देखें लाइन 3 और लाइन 1 की इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो हमें ये तीसरा c वर्टेक्स भी मिल जाएगा। तो लाइन 1 और लाइन 3 को एक बार गौर से देख लें, 7x माइनस वाई माइनस 10 है, और इसमें भी देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइन 1 को, और इसके साथ थर्ड के साथ ऐड कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ना कि मल्टीप्लाइंग equation number 1 by 2 and subtracting sign opposite है, adding with equation number 3। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और ये क्या बन जाएगा, ये बन रहा है 14x माइनस 2y और माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और ये 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करते हैं, ये देखिए ऐड कर रहे हैं 17x और ये माइनस का 17 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इधर से x की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, देखें, तो x की वैल्यू 1 आ गई। इसको इक्वेशन 3 यहाँ पे सामने लिखी हुई है, इसमें पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर
3। तो ये क्या बन जाएगा, 3 1 3 प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू -6 यानी y इज इक्वल टू -3। सो तीसरा वर्टेक्स क्या आ गया हमारे पास, c वर्टेक्स जो है वो बना 1 और -3, 1 -3। तो देखिए हमने तीनों वर्टिसेस फाइंड कर लिए। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे देखें हमें तीनों वर्टिसेस नज़र आ रहे हैं, ए बी और सी। तो अब मैं एरिया का फार्मूला लगाने लगा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया रिक्वायर्ड एरिया जो है ट्रायंगुलर रीजन का, वो है हाफ और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये 1/2 और x1 यानी जो a हमारा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 3, 11 और 1। फिर b के 5 और -9, 5 -9 1, c के 1 -3 और 1। तो इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है। चलें मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, 3 लिखा, इसकी रो और कॉलम को डिलीट किया, तो 9 को -1 से किया -9 और --+3। फिर सेकंड का साइन चेंज करते हैं, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, -1 1 ज़ा 1, फिर 1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, -15 + 9, ये हमारा एरिया आएगा। तो इसको प्लस माइनस कर लें, हाफ -6 बच रहा है, ये -6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -18, 5 - 1 इज़ 4, 4 को -11 से किया तो -44 और 15 -6 बच रहा है यहाँ से। तो ये देखें 50 और 18 68, माइनस का 68 और ये सॉरी हाँ माइनस का 68/2, तो ये बन रहा है -34। लेकिन हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया। एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता। लिख लें एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जो हमारा ट्रायंगुलर रीजन का एरिया है वो कितना हम लेंगे, 34 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये यूँ क्वेश्चन करना था। चलिए अच्छा कि मैंने कैलकुलेशंस कर ली। अगर नेगेटिव आंसर इस तरह से आ जाए ना आपका एरिया फाइंड करने के दौरान, तो उस नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता। और लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन नंबर 15 है। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, हमें ये वर्टिसेस दी गई हैं ए, बी और सी। तो फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये यहाँ लिख दिया मैंने, सर्कम सेंटर जो है ना, यानी सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स। राइट बाइसेक्टर्स मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना साइड्स के, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सर्कम सेंटर कहलाता है। और हमने चैप्टर 7 में ये प्रूव किया था कि जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, वो कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास करते हैं। तो हमको इसे 2 राइट बाइसेक्टर्स निकाल के उनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो सफिशिएंट है। तो बिलफर्ज ना ये ट्रायंगल है हमारी ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -2 और 3, बी जो है वो है -4 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 5। तो हमने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, एक तो वो राइट होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब है इन साइड से परपेंडिकुलर होंगे। हमको इसे 2 निकाल लेते हैं ना, ए बी और बी सी के चले निकाल लेंगे। और बाइसेक्ट करने का मतलब है कि इस साइड की मिड पॉइंट से पास कर रहे होंगे। तो हम इनके मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। ए बी के मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं ए बी सी, डी नाम दे देते हैं और बी सी के मिड पॉइंट को ई नाम दे देते हैं। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वो एक तो इससे परपेंडिकुलर होगा साइड से, और दूसरा इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। इसी तरह ई का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ई से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा साइड ये जो है आपकी बी सी से, इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, ये सर्कम सेंटर होगा, ये यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इन दोनों की इक्वेशन चाहिए। इसको कोई भी नाम दे दें, आपका मर्जी है, वो कह देते हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखें हमें क्या चीज़ चाहिए, स्लोप्स निकाल लेते हैं, ए बी की स्लोप निकालते हैं और ए बी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो हमें यहाँ से पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। तो स्लोप लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी की स्लोप कैसे निकलती है, सेकंड माइनस फर्स्ट, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1, माइनस 4 माइनस माइनस 2, माइनस 4 प्लस 2। तो ये बन रहा है माइनस 2 ओवर माइनस 2 यानी 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो कितनी होगी, वो होगी माइनस 1 ओवर 1 यानी माइनस 1। तो हमें इसकी स्लोप पता चल गई इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, क्योंकि इस ए बी से परपेंडिकुलर होगा ना ये, तो ए बी की जितनी भी स्लोप है उससे माइनस 1 ओवर कर देंगे। स्लोप पता चल गया। अब इसका जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है डी वो निकालते हैं। अब डी जो है ना मिड पॉइंट है ए बी का, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। उसका तरीका क्या होता है, x1 प्लस एक्स 2 बाई 2 माइनस 2 माइनस 4 बाई 2 और 3 प्लस 1 बाई 2। तो ये आ रहा है माइनस 6 बाई 2 यानी माइनस 3 और 4 बाई 2 यानी 2। सो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, साइड ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है ना वो ये जो डी ओ है ये हम फाइंड करने लगे हैं। अब उसके लिए हमें डी पॉइंट पता चल गया जहाँ से ये पास कर रहा है बाइसेक्टर, और इस बाइसेक्टर की स्लोप भी पता चल गई है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कहलाएंगे इस फार्मूले के मुताबिक, और m जो है वो इसकी ये स्लोप है। तो y माइनस y1 यानी पॉइंट का ये y कंपोनेंट इज इक्वल टू m जो कि माइनस 1 है स्लोप, और x माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन रही है, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। तो तरतीब दे लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 यूँ लिख लेते हैं। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हम यही काम करते हैं साइड बी सी के लिए। तो उसके लिए उसकी स्लोप को m2 कह लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड बी सी। तो बी सी की स्लोप का भी वही फार्मूला है, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस 4, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 4/7। ये स्लोप आ गई m2 की। तो इसका मतलब ये है कि इस BC से जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली EO, इसकी स्लोप फिर कितनी होगी, स्लोप ऑफ EO वो कितनी होगी, वो होगी इससे -1 ओवर 4/7 यानी -7/4। और मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं, लेट E बी द मिड पॉइंट ऑफ BC के मिड पॉइंट को E कह लेते हैं। तो वो कितना आएगा, 3 माइनस 4/2 और 5 माइनस 1/2। तो ये आ रहा है -1/2 और 4/2 यानी 2। सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC इज, वही फॉर्मूला लगाएं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 देखें 2 है, इज इक्वल टू m है -7/4 और x माइनस x1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8y माइनस 8 सॉरी ये बनेगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू -7x माइनस 7/4।
2, ये 4 लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, मैंने 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो तरतीब से लिख लेते हैं 7x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 8 पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 इज़ 9, 9/2 आ रहा है। तो इसे और अच्छी शेप में लिख लेते हैं 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, अच्छी सी शेप में लिख लिया ताकि अब सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमने ये पॉइंट O फाइंड करना था, असल में सर्कम सेंटर जो है ना O है, तो वो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये DO वाली लाइन और EO से पास करने वाली लाइन का। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखें इसमें दोनों कोफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ इसको। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग विद इक्वेशन नंबर 2। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 8, और ये वाला 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज होंगे और ये कैंसिल हो रहे हैं। 8 माइनस 14 इज माइनस 6, और ये माइनस 9 और माइनस 18 जो हैं ये माइनस 17 होते हैं मेरे ख्याल में। तो x की वैल्यू आ गई 17/6। इसको चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे तो 2 में पुट कर दें। 1 बहुत आसान है, 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन 1। तो x 17/6 प्लस y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आई, -1 माइनस 17/6, तो -6 और -17 हो गए -23, तो -23/6। तो हमने आखिरकार देखें ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है दो लाइंस का। सो द सर्कम सेंटर इज उसको हमने अपनी फिगर में O कहा हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले हमने, 17/6 और -23/6। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 थी, यहाँ कंप्लीट हो गए। जो भी ALP में क्वेश्चन थे वो यही थे। इसके बाद हम इंशाल्लाह, हाँ इसकी एग्जांपल ज़रूर आपने कर लेनी है, देखना है मेरे ख्याल में 1 या 2 एग्जांपल्स हैं, वो आपने ज़रूर कर लेनी है, वो सॉल्व हुई हैं आपके ग्रुप में। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4.5 स्टार्ट करेंगे।